हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए आर स्टडी क्लासेस। सो हम पढ़ रहे थे स्लैब चैप्टर, जिसमें हमने कल कवर किया था वन वे स्लैब की डिजाइनिंग। और मैंने एक क्वेश्चन दिया था कल, मैंने बोला था आप सभी लोग ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कितने स्टेप तक आपने इजीली सॉल्व कर लिया था। ठीक, तो आशा करता हूँ आप सभी ने ट्राई किया होगा। चलिए, तो आज हम सल्यूशन करते हैं इस वीडियो में इसका। ठीक, तो जो जो स्टेप यूज हुए थे अब तक, वही सारे स्टेप इसमें भी सेम यूज होंगे। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो पहला हमारा स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप था कि हमें चेक करना है कि हमारा जो स्लैब है ये वन वे स्लैब है या नहीं। ठीक, तो पहली कंडीशन होती थी कि हमारा दोनों साइड पे सपोर्ट हो, वो तो हमें दिख रहा है। दूसरा हमारा केस होता था, उसी के आधार पे हम चेक करते थे, उसे हम लिखे स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक, स्टेप फर्स्ट हम देखते थे कि क्या टाइप ऑफ स्लैब। अब इसे हम कैसे चेक करते थे कि हमारा एल वाई बाई एल एक्स का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 के बराबर हो, तब वो हमारा कौन सा स्लैब कहलाता था? वन वे स्लैब। वन वे स्लैब कहलाता था। ठीक, सिंपल, अब वैल्यू पुट करो और चेक कर लो। तो एल वाई की वैल्यू यहाँ कितनी है? 7। और एल एक्स की वैल्यू कितनी है? 3। अब इसे डिवाइड करके देख लीजिए। तो इसको जब डिवाइड करेंगे, 7 डिवाइडेड बाई 3, 7 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आएगा? 2.33, मतलब 2 से ज़्यादा आ रहा है। 2.33 मतलब 2 से ज़्यादा आ रहा है। तो इसलिए ये हमारा कौन सा? हैंस इट इज़ अ वन वे स्लैब। वन वे स्लैब, यहां से हमने स्टेप फर्स्ट में डिफाइन कर दिया कि हाँ ये हमारा वन वे स्लैब है। ठीक, चलो अब अगला स्टेप था हमारा ट्रायल डेप्थ निकालने का। स्टेप नंबर 2। स्टेप सेकंड हमारा क्या था? ट्रायल डेप्थ। ट्रायल डेप्थ, इसे हम कैसे निकालते थे? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एल बाई डी, मतलब इस जो हमारा स्पैन था, एल बाई डी। एल हमारा क्या? स्पैन, और डी हमारा इफेक्टिव डेप्थ। इन दोनों का रेशियो ज्यादा नहीं होना चाहिए, ग्रेटर, डज नॉट ग्रेटर देन ए वैल्यू। ठीक, अब ए वैल्यू क्या होती है? ए वैल्यू हम निकालते थे टाइप ऑफ बीम के आधार, सॉरी स्लैब के आधार पे। जैसे अगर हमारा, यहाँ अच्छे से बना दो, अगर हमारा यहाँ बी स्लैब लिख दीजिए और यहाँ ए वैल्यू लिख दीजिए। और हमने बताया था 7, 20 और 26, ये 3 वैल्यू बताई थी। ऐसे ट्रिक्स, ऐसे मतलब याद कर लीजिएगा, ध्यान रहेगा। ठीक, कौन कौन से? तो पहला पे हमारा आता था कैंटिलीवर, कैंटिलीवर। एंड दूसरे पे हमारा आ जाएगा यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड स्लैब या बीम। ठीक, और दूसरे पे हमारा क्या आ जाता था? सॉरी, थर्ड पे हमारा आता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस स्लैब। ठीक, तो ये सब हमें पढ़ना है। आगे तो मेंशन भी किया है, इन सभी का क्वेश्चन ट्राई भी कीजिएगा। इन सभी का तो आगे स्पेशली मेंशन किया है कि कैंटिलीवर के लिए और कंटिन्यूअस स्लैब के लिए। तो यहाँ पर हम कौन सा हमारा यहाँ बोला है? सिंपली सपोर्टेड स्लैब है। यहाँ पर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब, उसके लिए अगर आप देखें तो ए वैल्यू की मान कितना है? 20। तो बस सिंपल 20 रख दो यहाँ। तो हमारा स्पैन कितना है? एल की वैल्यू हमारी 3 मीटर है, तो 3 मीटर को mm में बदल लो, तो ये हो जाएगा 3000 mm डिवाइड बाई डी डज नॉट ग्रेटर देन 20। तो डी को उधर भेजो, तो ये हमारा हो जाएगा 3000 बट्टे डी डज नॉट ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ 20 आ जाएगा, ये डी। ठीक, इससे इसको काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 150 mm। तो मतलब यहाँ हमारा कह रहा है कि डी की वैल्यू ये 150 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम हो गई तो उसमें हमारा दिक्कत है, मतलब इससे ज्यादा आप कर लीजिए लेकिन इससे कम हमारी नहीं होनी चाहिए। अर्थात यहाँ डी बराबर हमने ट्रायल से निकाला 150 mm। ठीक, अब इतना तो हमारा मिनिमम बता दिया कि मिनिमम से मिनिमम इतना, इससे कम नहीं होना चाहिए, ये हमारा बता रहा है। अब इससे ज्यादा ही आप लेके चलेंगे जिससे आपका शियर ना आए या कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक, अब यहां से मैं क्या कर सकता हूँ? सभी चीजें निकाल सकता हूँ। अब अगर मुझे पूरा डेप्थ, टोटल डेप्थ डी निकालना हो तो हमें पता है डी प्लस डी नॉट होता है। ठीक, डी नॉट क्या हमारा होता है? इफेक्टिव कवर। तो यहाँ पर हमने डी निकाला 150
और इफेक्टिव कवर ये हमारे आईएस कोड में मेंशन है, स्लैब के लिए आप 25 mm लेके चलेंगे। जैसे हमने बीम के लिए देखो ऑलरेडी मेंशन रहता था, वैसे यहाँ स्लैब के लिए 25 mm आप लेके चल सकते हैं जब दिया ना हो। ठीक, तो यहाँ दिया नहीं था तो हम 25 mm इफेक्टिव कवर लेके चलेंगे। चलो, तो यहाँ से हम कैपिटल डी के मान कितना निकालेंगे, यहाँ से कैपिटल डी का मान आ जाएगा 175 mm। इतना कैपिटल डी आ गया। लेकिन ये वैल्यू मतलब तो हमने ट्रायल से निकाली, लेकिन इससे आप कुछ ज्यादा ही प्रोवाइड करेंगे। यहाँ लिख लेंगे सुविधा के लिए, जिससे हमारी कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इससे के लिए हम इसको ज्यादा प्रोवाइड लिख लीजिए। फॉर कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मतलब सुविधा के लिए, फॉर कन्वीनियंस, सही, फॉर कन्वीनियंस हम डी को क्या और कुछ ले, आप चाहे जितना ले सकते, चाहे 200 ले लीजिए। चलो मैं डी बराबर ले लूं 190 mm ले रहा हूँ, 190 mm। ठीक, इतना मैं एज्यूम करके चल ले रहा हूँ, एज्यूम। अभी लास्ट में हम चेक भी करेंगे कि हाँ इतना हम लेके चल रहे हैं तो सही है कि नहीं। अभी हम आगे स्टेप रहता है ना कि चेक किया जाता है, आप कुछ बढ़ा के लिए, ये तो आप ट्रायल से निकालेंगे, कुछ ज्यादा ही लेके चलिएगा हमेशा। ठीक, तो यहाँ से अगर इसको डी बराबर इतना ले लिए तो ये स्मॉल डी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। कैसे, हमें पता है डी इक्वल टू स्मॉल डी प्लस डी नॉट। अब ये वैल्यू हमने 190 mm ले ली, इक्वल टू ये डी तो यहाँ रहने दीजिए, प्लस डी नॉट की वैल्यू हम 25 mm लेके चलते हैं। तो यहाँ से डी बराबर कितना आ जाएगा, 190 माइनस 25 mm। तो यहाँ से डी बराबर अब कितना आ जाएगा, ये गया 70, यहाँ से 165 mm। तो इतना आपका, अब ये जहां भी कैलकुलेशन करेंगे आप ये लेके चलेंगे, इसे बोलेंगे डी प्रोवाइडेड। क्या, ये हमारा डी प्रोवाइडेड, जो आप प्रोवाइड करेंगे ये इतना है, ये हम इतना प्रोवाइड करने वाले। ठीक, डी प्रोवाइडेड। चलो, तो यहां से हमने अपना ट्रायल डेप्थ निकाल लिया जो कि हम प्रोवाइड करने वाले हैं अपने स्लैब में, ये 165 mm। ठीक, चलो अब अगला स्टेप डालिए। यहां से स्टेप नंबर 2 खत्म होता है, स्टेप नंबर 3। अब स्टेप 3 मैंने क्या लिखा था कि लोड का कैलकुलेशन कीजिए। ठीक, चलो करते हैं लोड कैलकुलेशन। लोड कैलकुलेशन अब कितने प्रकार के, एक लाइव लोड आ रहा था, एक लाइव लोड, एक डेड लोड, और एक हमारा फ्लोर फिनिश पे, 3 लोड आ रहे थे। ठीक, तो लाइव लोड हमारा बताया है कितना आ रहा है, लाइव लोड की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी थी, सुपर इम्पोर्ट लोड ऑफ 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लाइव लोड की वैल्यू कितनी हो गई, 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डेड लोड की वैल्यू, डेड लोड हम निकालना पड़ेगा, तो यहाँ निकाल लीजिए बगल में। तो डेड लोड हमने निकालना बताया था कि बी इंटू डी इंटू आरसीसी का जो यूनिट वेट होता है इंटू 1। अब तो सबको, अब ये बी की वैल्यू हमारी कितनी दी गई थी, तो बी हमने निकाल लिया, नहीं बी हमारा कितना दिया है क्वेश्चन में, अरे बी की वैल्यू तो हमें 1 मीटर लेके चलनी है। कैसे, हमने यहाँ थ्योरी में लिखवाया था पीछे, कैसे, यहाँ ध्यान हो अगर आपको कि जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं, कहाँ लिखवाया था, देखो इधर ही लिखवाया था कि नहीं, हाँ आईएस कोडर प्रोविजन में लिखवाया था, देखो हाँ देखो लिखा, वी डिजाइन द स्लैब ऑलवेज फॉर 1 मीटर विथ। तो हम जब भी बी की वैल्यू हमेशा 1 मीटर लेके चलेंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखिए, हमेशा 1 मीटर इनटू, और हमने डी की वैल्यू भी निकाल ली कितनी, 190 mm। कितना, 190 mm। इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.190 इंटू, और यूनिट वेट ऑफ आरसीसी कितना होता है, जब इसे किलो न्यूटन मीटर में लेके चलेंगे तो ये 2500 से 25 लिख देंगे 1। तो यहाँ से आप डेड लोड की वैल्यू निकाल सकते हैं, कर लीजिए कितना आएगा, 1 इंटू 0.190 इंटू 25 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 4.75। 4.75 ये हमारा आ गया किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ लिख दीजिए कितना आ गया, 4.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अगला हमारा है फ्लोर फिनिश। अब देखो फ्लोर फिनिश की वैल्यू मैंने बोली थी 0.5 से लेकर 1 किलो न्यूटन मीटर, यहाँ मैंने मेंशन किया था, देखो कहाँ गया ये मेरा, यहाँ देखो मैंने फ्लोर फिनिश के लिए बोला था कि आप 0.5 से 1 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर के इसके बीच में आप ले सकते हैं, मतलब कोई भी वैल्यू इनके अंतर्गत आप ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। देखो डिजाइनिंग का जो है आंसर वेरी करता रहता है, कोई भी अपने मन से कुछ भी मान सकता है। ठीक, तो चलो मैं 1 मान ले रहा हूँ कि 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा होगा फ्लोर फिनिश का। ठीक, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, डिजाइन का कभी आंसर नहीं देखा जाता, स्टेप देखा जाता है। ठीक, चलो
तो यहाँ से अब अगर मैं पूछूं आपको टोटल लोड की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ से सबको ऐड कर दीजिए। 4 प्लस 4.75 प्लस 1 ऐड करेंगे कितना, 4 1 5 4 9.75। यहाँ से आपका आ गया टोटल लोड। अब टोटल लोड को क्या कर दीजिए आप, फैक्टर्ड कर दीजिए। यहाँ से फैक्टर्ड लोड निकालेंगे, फैक्टर्ड लोड। यार इतना तो सभी लोग कर लिए होंगे। डब्ल्यू यू बराबर क्या करते हैं, फैक्टर लोड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाइड कर दो, कितना 1.5 इंटू 9.75 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया करो, तो 1.5 इंटू 9.75, ये आपका आ गया 14.625। लिखिए 14.625 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना आपका लोड आ गया। ठीक, तो यहां से हमने लोड भी निकाल लिया। उसके बाद मैंने बोला था स्टेप नंबर 4 कर दीजिएगा, मैंने अगला स्टेप चल दिया था दूसरा। तो यहाँ स्टेप नंबर आप 4 लिखेंगे कि एल इफेक्टिव निकालने। क्या, एल इफेक्टिव। अब एल इफेक्टिव यहाँ कौन सा हमारा बीम है, सॉरी बीम बोल रहा हूँ, स्लैब कौन सा, सिंपली सपोर्टेड स्लैब है। तो इसके लिए हमने बताया था फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लैब या बीम या स्लैब, मेरे दिमाग में हमेशा बीम आ रहा है। तो स्लैब इसके लिए क्या होता है, हमने देखो ऐसे बनाया था, एक बार फिर से मैं बना दूं, कुछ ऐसे बनाया था, मैं दोबारा इसे रिवीजन की तरह बता रहा हूँ। ठीक, कुछ ऐसे होता है। तो एक फॉर्मूला हमने बताया था कि एल नॉट जो होता है बटे डेप्थ, ये डेप्थ होता है और ये बीच की वैल्यू एल नॉट। तो यहां से एक बताया था एल नॉट प्लस डी, और दूसरा बताया था इसका हाफ B1/2 प्लस में ये एल नॉट प्लस में इसका, मतलब इसे B2 मान लो, B2/2। इन दोनों का जो मिनिमम वैल्यू होगी वही हमारा क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम का आ जाता है एल इफेक्टिव की वैल्यू। तो चलो पुट कर दो। तो एल नॉट की वैल्यू हमारे कितनी है, एल नॉट हमारा 3 मीटर है। यहाँ ध्यान है कितना है, यहाँ देखो ये इसके बीच की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर। और ये वाली विड्थ भी दी गई है कितना, 230 mm। ध्यान है ना, 230 mm। सबको लेके चलो। तो यहां से एल नॉट की वैल्यू कितना हो गया, 3 मीटर। मीटर को हम क्या करते हैं, mm में बदल लें, चलो बदल लो, क्योंकि ये d और ये b mm में है इसीलिए। तो इसको लिख देंगे 3000 mm प्लस में d की वैल्यू हमारी कितनी थी, डेप्थ हमारा आया था 190, स्मॉल d की वैल्यू हाँ 165 आया है, तो इसे लेके चलेंगे। ठीक, तो 165 और ये नीचे वाला आप रख दो। तो B1 हमारा कितना है, यहाँ विड्थ की वैल्यू हमने कितनी लेके चली थी, ये विड्थ हमारा था 230 mm, देखो ऊपर ही मेंशन किया है 230। तो 230 का आधा 230/2 प्लस में एल नॉट कितना है, एल नॉट हमारा है 3000 mm प्लस में फिर से 230 का हाफ। अब इन दोनों से जो मिनिमम है वही कैलकुलेट कर लीजिए, देखो कौन सा मिनिमम आएगा, जोड़िए 3000 प्लस 165, तो ये आपका आ गया 3165 mm। और ये वाली वैल्यू आ गई 230/2 प्लस 230, ये तो 230 ही आ जाएगा, तो मतलब 3230। तो मतलब मिनिमम आपका आया। तो एल इफेक्टिव की वैल्यू ये आ गई, ऐसे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी, 3165 mm। इतना आपका mm एल इफेक्टिव की वैल्यू आ गई। ठीक, इसको आप चाहे मीटर में बदल सकते हैं, तो ये आ जाएगा मीटर में 3.165 मीटर। ठीक, ये आपकी एल इफेक्टिव आ गई। चलो आशा करता हूँ यहां तक समझ में आया होगा। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता था, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने का। चलो निकालते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। स्टेप नंबर कौन सा हमारा है, स्टेप हमारा 5। तो स्टेप 5 हमारा था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने। चलो करते हैं। यहाँ शियर फोर्स आप छोड़ सकते हैं, देखिए अब शियर फोर्स बोला नहीं है तो हम नहीं निकाल रहे हैं। ठीक, अगर बोलेगा तो निकाल लेंगे, तो सिर्फ हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं। ठीक, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये कितना, कैसे निकालते हैं, सिंपली सपोर्टिव WU एल इफेक्टिव का स्क्वायर बाई 8। कैसे, WU एल इफेक्टिव का स्क्वायर बाई 8। तो हमने WU क्या होता है हमारा फैक्टर लोड हमने कितना निकाला, WU फैक्टर लोड कितना 14.625, कितना निकाला 14.625 इंटू एल इफेक्टिव की वैल्यू अभी निकाली, कितनी निकाले 3.165 का स्क्वायर बाई 8।
कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से आपका बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया कितना 14.625 इंटू 3.165 का स्क्वायर, इतना डिवाइड कर दो 8 से, कितना है 18.312, तो दो ही लेके चलिए 18.31, ये आपका बेंडिंग मोमेंट आ गया। इसका बेंडिंग मोमेंट का क्या किलो न्यूटन टू मीटर लिख दीजिए। यहाँ से हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया। चलो अब चेक करते हैं कि अब अगला स्टेप हमारा क्या रहता था कि चेक करते हैं कि डेप्थ हमारा सही लिए थे कि नहीं। ठीक, तो स्टेप नंबर 6 डालिए। स्टेप नंबर 6, चेक फॉर ट्रायल डेप्थ। ट्रायल डेप्थ, अब इसको चेक कैसे करते थे, हमने पीछे फॉर्मूला लिखाया था कि mu बराबर QB/D², ऐसे लिखते थे ना। तो यहाँ से D की वैल्यू हम कुछ ऐसे निकाले थे, अंडर रूट में mu, यहाँ mu लिमिटिंग लेके चाहे mu लिखे एक ही बात है। ठीक, तो mu अपॉन ये QBD अंदर आ जाएगा QB। ठीक, तो यहाँ से D बराबर अंडर रूट, अब मोमेंट की वैल्यू यही रहेगी। मोमेंट कितना है 18.31 किलो न्यूटन मीटर, तो इसे लिख देंगे 18.31 अब किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक, अपॉन में अब Q की वैल्यू कैसे निकालते थे, पीछे याद है ना। Q की वैल्यू हम ग्रेड के आधार पे, जैसे यहाँ ग्रेड रहता था और यहाँ वैल्यू ऑफ Q रहती थी, जैसे Fe 250, Fe 415 एंड Fe 500। तो इन सब के लिए मैंने बताया था कितना 0.148 FCK, 0.138 FCK, 0.134 FCK। ध्यान है कि नहीं, ये हमने पीछे पढ़ा था। तो यहां से हमारा ग्रेड कौन सा दिया है, ग्रेड हमारा दिया था 415। देखिए Fe 415, तो इस आधार पे कौन सा हो जाएगा, Fe 415 के लिए 0.138 FCK, कितना 0.138, और FCK की वैल्यू क्या हो जाती थी, जो हमारा ये ग्रेड रहता था M25, तो यहाँ पर 25 लेके चलेंगे। ठीक, अब आशा करता हूं इतना समझ में आ रहा होगा। तो ये 25, और यहाँ से B की वैल्यू हम कितना 1 मीटर लेके चलेंगे। ठीक, चलो 1 मीटर है, तो इसको क्या कर दे रहे हैं, सबको mm में बदल लें। देखो इसको लिख देंगे 1 मीटर है तो इसको 1000 mm लिख देंगे, और ये ऊपर वाली वैल्यू हमारी किलो न्यूटन इंटू है। ये हमारा मोमेंट जो निकाला था हमने किलो न्यूटन इंटू मीटर में निकाला है, इसको भी आप कर दीजिए mm में बदल लीजिए। तो यहाँ पर 18.3 किलो न्यूटन को न्यूटन में बदलना पड़ेगा, उसके लिए 1000 इंटू मीटर को जब बदलेंगे तो mm में, तो भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ से D की वैल्यू हमारी mm में निकल के आएगी, तो यहाँ से निकालो, क्योंकि हमारा इफेक्टिव डेप्थ जो था, मतलब D की वैल्यू हम mm में निकाले थे, इसलिए सबको mm में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, चलो अब निकालो। तो अंडर रूट में लिखते हैं, इसे अपान में कर दें 18.31 इंटू 1000 इंटू 1000, नीचे चले आए। अब 0.138 इंटू 25 इंटू 1000। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू देखो कितनी निकल के है 72.85, मतलब अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं 73 mm, इतना। अब ये जो आपने निकाला ये रिक्वायर्ड की वैल्यू निकाली, इतना हमें रिक्वायर्ड थी, कितना इतना, और हमने D कितना प्रोवाइड किया था 165, कितना प्रोवाइड किया है, देखो प्रोवाइड हमने किया 165, बहुत ज्यादा प्रोवाइड किया, कोई दिक्कत नहीं, हमने प्रोवाइड किया 160 mm प्रोवाइड किया है, प्रोवाइड। ठीक, तो हमने पीछे कंडीशन बताया था कि अगर D प्रोवाइड की वैल्यू हमारी ज्यादा आ जाए D रिक्वायर्ड से, तो वहां से हमारा मतलब ओके है, मतलब हमारा जो भी डिजाइनिंग हम कर रहे हैं वो हमारा सही है। ठीक, तो यहां से लिख सकते हैं इट इज क्लियर दैट डिजाइनिंग इज ओके, दैट डिजाइन इज ओके। ठीक, यहाँ से हमारा डिजाइनिंग ओके है, यहाँ हमने चेक कर लिया। चलो उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता था, एरिया, स्टील का एरिया प्रोवाइड करना, मतलब निकालना कितना हम AST मेन प्रोवाइड करते हैं। स्टेप नंबर 7। अब स्टेप नंबर 7 हमारा क्या है, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट फाइंड करने का। एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, जिसे हम AST मेन बोलते थे, AST मेन। ठीक, ये बोलते थे। चलो तो इसको कैसे निकालते थे, हमने बोला था एक यूनिवर्सल फॉर्मूला हमने बताया था, क्या AST मेन बराबर, कितने लोग को याद हो गया फॉर्मूला,
0.5 एफ सी के अपॉन एफ वाई, फिर उसके बाद हम ब्रेकेट लगाते थे, फिर 1 माइनस अंडर रूट, फिर इसमें अंदर 1 माइनस 4.6 mu अपॉन में एफ सी के बी डी स्क्वायर, फिर ब्रेकेट 1 इंटू बी इंटू डी। ये हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला था। अब आशा करता हूं आप सबको याद हो गया होगा, इतनी बार लिख रहे हैं, ध्यान तो हो गया होगा। ठीक, चलो अब सब वैल्यू हमें मालूम है, एफ सी के मालूम है, एफ वाई मालूम है, एम यू मालूम है, सब चीजें मालूम है, सब तब पुट कर दो, हमें एस टी मिनिमम इजीली मिल जाएगा। तो लिखो 0.5 एफ सी के की वैल्यू कितनी आई 25 अपॉन एफ वाई कितना आया 415, ब्रेकेट लगा दो 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस ये 4.6, ये एम यू का हमारा बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमने पीछे निकाली कितना 18.31, तो इसको लिख देते हैं 18.31। अब यहाँ देखो किलो न्यूटन मीटर में है, इसको न्यूटन मीटर में बदलेंगे। डायरेक्ट हम क्या करते हैं 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे वहां 1000 किया था, नीचे हमने किया एक बार और, तो 1000 देखो 1000 कर दिया था, वैसे यहाँ क्या कर दो डायरेक्ट 10⁶ लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो ये हमारा हो गया न्यूटन mm। ऐसे हम नीचे आ जाए तो एफ सी के की वैल्यू 25 इंटू बी हम क्या लेके चलते हैं 1 मीटर, तो 1 मीटर को mm में बदल लो, ये हमारा 1000 हो गया, इंटू डी। अब डी वैल्यू हमने निकाली थी 165, इतना निकाला, हाँ 165 रख दो, 165 का स्क्वायर, ब्रेकेट 1, बी की वैल्यू लिख दो, बी हमारी कितनी आई थी, बी हमारी 1000 mm है और डी की वैल्यू 165। चलो सॉल्व करते हैं, चलो सब लोग कैलसी में कीजिए, 0.5 इंटू ब्रेकेट में 25 डिवाइड बाई 415 ब्रेकेट 1 इंटू 1 माइनस, अब यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस, अब यहाँ सब 4.6 इंटू 18.31 इंटू 10 टू पावर में 6, अब नीचे चलो 25 इंटू 1000 इंटू 165 का स्क्वायर। ठीक, चलो इसको सॉल्व करो, ये इतना आया, अब ये पिछा 1000 इंटू 165 कितना आया 317.65। ठीक, तो कितना आया एरिया 317.65 mm स्क्वायर, ये आपका आ गया AST मेन। ठीक, अब आप चाहे नंबर ऑफ बार्स भी निकाल सकते हैं और स्पेसिंग भी निकाल सकते हैं, जैसे पीछे हम बीम में निकालते थे वैसे ऐसे आप एज्यूम करके देखो, एज्यूम अब डाया ऑफ बार मान लीजिए 20 mm मान ले रहा हूं, 20 mm डाया ऑफ बार निकाल ले रहे हैं। ठीक, चलो हम डायरेक्ट स्पेसिंग ही निकाल ले, क्या नंबर ऑफ बार निकालूं ठीक, क्योंकि हमने 1 मीटर का निकालने, अभी 1-2 बार आएगा, तो डायरेक्ट मैं स्पेसिंग निकालूं, स्पेसिंग। तो इसका फॉर्मूला मैंने पीछे बताया था, 1000 से एरिया ऑफ स्टील इंटू, कैसे ऐसे बताया 1000 डिवाइड बाई AST इंटू π/4 फाई का स्क्वायर। ये मैंने पीछे मतलब फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला सेम यूज होगा। तो 1000 डिवाइड बाई AST की वैल्यू कितनी आई 317.65 इंटू π/4 इंटू ये 5 हमने माना 20 mm डाया का हमारा बार है। अब निकाल लीजिए स्पेसिंग कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1000 डिवाइड बाई 317.65 इंटू π/4 इंटू 20 mm का स्क्वायर, तो ये आ गया 989.0, मतलब पूरा ऐसे लिख दीजिएगा 99.0 mm, इतना आपका स्पेसिंग की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हम चेक करते हैं, ये तो आपका एक्स्ट्रा हो गया, इतना आप निकाल सकते हैं। अब आगे हम चेक करते थे कि हमारा मिनिमम रेनफोर्समेंट और मतलब HY हमारा बार कौन सा प्रोवाइड किया गया है HYSD बार, तो इसके लिए मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना आएगा, मतलब वही डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, वो भी हमें निकालना है, तो ये भी निकाल लो। अगला स्टेप क्या होता है कि फॉर मिनिमम रेनफोर्समेंट कैसे निकालते थे, अगर हमारा HYSD बार रहता था तो वहां AST मिनिमम की वैल्यू कितनी होती थी 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, यही होता है ना। चलो
तो 0.12% मतलब इसको 100 कर दें इंटू 100। क्रॉस सेक्शन एरिया हम क्या लेके चलेंगे, बी इंटू डी। तो बी की वैल्यू कितनी हुआ है 1000 mm। समझ में आ रहा है, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया हम बी इंटू डी लेके चलने हैं। ठीक, तो बी की वैल्यू कितनी 1000 और डी हम यहाँ कैपिटल डी लेके चलने हैं। तो डी कैपिटल डी हमने कितना निकाला था, कैपिटल डी हमने 190 दिख रहा है ना, 190 mm निकाला था। तो यहाँ 190 लिखेंगे, 190 mm। चलो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बचा 190 गुड़े 10 गुड़े 0.12 कितना है 228। तो यहाँ AST मिनिमम की वैल्यू आपकी आ गई, AST मिनिमम 228 mm²। ये मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आपने निकाल लिया। चलो तो अगला स्टेप, इसके बाद जब हम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकाल लेते थे, उसके बाद हमारा क्या रहता था, स्पेसिंग, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पेसिंग निकालेंगे। या तो स्पेसिंग हमने निकाला, अब हम मैक्सिमम स्पेसिंग कितना प्रोवाइड करेंगे वो हम निकालते थे। तो यहाँ स्टेप नंबर कौन सा है, स्टेप 7। अब स्टेप नंबर 8 डाल लीजिए, स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 हमारा होता था मैक्सिमम स्पेसिंग, सबके लिए मैक्सिमम स्पेसिंग। यहाँ लिख सकते हैं फॉर, पहले हम निकाले रहे फॉर मेन रेनफोर्समेंट, फॉर मेन रेनफोर्समेंट निकाल लो कितना होगा। अब मैक्सिमम स्पेसिंग हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 3D या तो 300 mm, इन दोनों से जो वैल्यू मिनिमम आएगी वही हमारी मैक्सिमम स्पेसिंग रहेगी। चलो सॉल्व करो। यहाँ डी की वैल्यू हम कितना लाए 165 mm, तो यहाँ 3 इंटू 165 mm या तो 300 mm। यहाँ हमें साफ ही दिख रहा है कि 300 mm आएगा। अगर इससे 3 इंटू 165 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 495 mm आएगा। अब इन दोनों में मिनिमम कितना है 300 mm मिनिमम है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस वी विल प्रोवाइड 20 mm 5 बार कितने एट द रेट 300 mm स्पेसिंग। इतना आपको स्पेसिंग लेके चलना है। ठीक, चलो बढ़िया। अब यहां से स्टेप नंबर हम चलते हैं अगला 9। अब हम यहां निकालते हैं स्टेप 9 में डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। अब इसकी वैल्यू जो हमने यहाँ मिनिमम रेनफोर्समेंट निकाली ना, यही होती है। तो यहाँ दोबारा मैं नहीं निकाल रहा हूँ, यहाँ ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। आप निकालना चाहे तो निकाल सकते फिर से। यहाँ AST मिनिमम की वैल्यू आपकी जितनी आई थी वही रहेगी, कितना 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। लिख दे रहा हूँ फिर से, क्रॉस सेक्शन एरिया यही हमारा होता है। कितना होगा 0.12 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा कितना था B इंटू बी हमारा 1000, और उसके बाद डी की वैल्यू 190 mm हमने निकाला, कितना निकाला 228 निकाला था ना, हाँ 228 mm²। ठीक, यहाँ से ये हमारा मिनिमम रेनफोर्समेंट हमारा क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। ठीक, चलो बढ़िया। यहाँ से अब ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। यहाँ से आप स्पेसिंग भी डायरेक्ट क्या स्टेप बनाए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं स्पेसिंग, तो लिख सकते हैं मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। चलो तो इसके लिए क्या होता है 5D या तो 300 mm। तो यहाँ से 5D की वैल्यू जब निकालेंगे तो वैसे ज्यादा रहेगा। देखो 5 इंटू डी की वैल्यू 165 mm, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 5 इंटू 165 करेंगे तो 825 mm आ रहा है, और ये हमारा 300 mm। तो यहाँ से मिनिमम इनके मिनिमम वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ मिनिमम कितना है 300 mm है। तो यहाँ पर हम कितना प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं नाउ वी प्रोवाइड कितना 20 mm, सॉरी 20 नहीं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो उसका डाया कुछ कम लेके चलेंगे। तो डाया मान लो इसका और कम मान लो, कितना 10 mm मान ले, इसका आधा ही मान ले, चलो 10 mm 5 एट द रेट 300 mm स्पेसिंग पे। ठीक, यहाँ पर इसके लिए भी आप स्पेसिंग ऐसे निकाल सकते हैं जैसे मैंने इसका निकाला है ना, आप इस एरिया के लिए भी निकाल सकते हैं, निकालना चाहें। ठीक, चलो तो यहाँ से हमने इसके लिए मैक्सिमम स्पेसिंग निकाल दिया कि हम इसमें कितना प्रोवाइड करेंगे। ठीक, यहाँ आप इसके लिए निकालना चाहे निकाल लीजिएगा स्पेसिंग
कि एक्चुअल में कितना स्पेसिंग वैसे आ रहा है। यहाँ क्या करिएगा, 1000 डिवाइड बाई AST इंटू पाई बाई 4 इंटू 5 का स्क्वायर, उसके बाद निकालेंगे स्पेसिंग जो आएगा वहां दिखा दीजिएगा। ठीक, सॉल्व करेंगे स्पेसिंग, तो आप जो भी डाया मान के करेंगे वो आपका आएगा। ठीक, यहाँ से ये भी स्टेप थोड़ा ऐड कर लीजिएगा इसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक, उसके लिए जब निकाला तो इसके लिए भी निकाल दीजिएगा, क्यों छोड़ेंगे। चलो, तो यहाँ से हमारा स्टेप नंबर 9 क्लियर होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 10। अब 10वां स्टेप था कि हम चेक करते हैं डिफ्लेक्शन हमारे बीम में आ रहा है या नहीं। स्टेप नंबर 10, डिफ्लेक्शन चेक, डिफ्लेक्शन चेक। चलो चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैंने बताया था L/D एक्चुअल, L/D एक्चुअल की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन 20। अब यहाँ 20 कैसे लिख दे रहा हूँ, L/D परमिजिबल जो होती है उसको लिखते हैं ना, L/D परमिजिबल। अब L/D मतलब परमिजिबल की वैल्यू क्या, वही जो A वैल्यू होती थी हमारे कितनी 20, यहाँ वही रखेंगे। तो L हमारा पहले एक्चुअल वाला रखो, तो एक्चुअल में L की वैल्यू कितनी थी 3000, और यहाँ D की वैल्यू कितनी थी हमारी 165 mm, रख दो 165, यहाँ एक्चुअल आ गया। और हमें परमिजिबल से कितना दिया था 20, हम निकाले थे A वैल्यू का मान वही होता है परमिजिबल। ठीक, तो यहाँ 20। अब इसका जब यहाँ डिवाइड करिए कितना आएगा, 3000 डिवाइड 165, सॉल्व करेंगे तो 18.818, तो 18.18। अब ये इससे ज्यादा ही हमारे A वैल्यू है, तो मतलब यहाँ हमारी कोई किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस स्लैब इज सेफ इन डिफ्लेक्शन, सेफ इन डिफ्लेक्शन। ठीक, चलो अब एक स्टेप और चेक कर लेते हैं कि हमारा मतलब जो स्लैब है, ये चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं ये स्टेप कि सीयर में, तो कर देते हैं, वो भी लिखवाया था तो कर दे रहा हूँ कि हमारा जो बीम है, सॉरी बीम बोला स्लैब, वो सीयर में सही है या नहीं। स्टेप नंबर कौन सा है 11, स्टेप नंबर 11, चेक फॉर सीयर, चेक फॉर सीयर। अब आपके क्वांटम में जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे अगर आप ट्राई करेंगे तो सब खो जाएंगे। बस थोड़ा सा आप वहां का फॉर्मूला मत देखिएगा, जो मैं लिखवाया वही फॉर्मूले देखिएगा। ठीक, उसमें थोड़ा चेंज, मतलब ये देखो अगर ये वाला फॉर्मूला देखोगे तो ये थोड़ा अजीब सा लिखा है। ठीक, तो वहां थोड़ा फॉर्मूला चेंज है। चलो तो स्टेप नंबर 11 करते हैं, सीयर में चेक करते हैं। तो सीयर में चेक करने के लिए मैंने कहा था दो चीजें निकालो। फर्स्ट निकालो नॉमिनल सीयर, जो हमने बोला था टॉवी की वैल्यू। टॉवी की वैल्यू कैसे निकलती थी, VU अपॉन BD। VU हमारा कैसे निकलता, VU बराबर हम निकालते थे सिंपली सपोर्टेड के लिए WU अपॉन L इफेक्टिव बाई 2, ये सीयर फोर्स हो गया। अपॉन में WU का मान निकाल लो, कितना WU हमने पीछे निकाला था, कितना निकाला था, फैक्टर लोड कितना निकाला, फैक्टर लोड हमने निकाला था, ये आया था 14.625, 14.625। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं ही सॉल्व करते ऐसे चला जा रहा हूं। तो यहाँ WU के मान कितना, फैक्टर लोड 14.625, ये हम यहाँ सीयर फोर्स का मान निकाल रहे हैं। ठीक, ये ध्यान रखिए। तो WU कितना है 14.65, और L इफेक्टिव का मान हमने निकाला था पीछे, कितना निकाला, सिंपली सपोर्टेड के लिए L इफेक्टिव का मान हमने निकाला था 3.165 मीटर, कितना 3.165 मीटर अपॉन 2। तो यहाँ VU के मान निकल जाएगा कितना 14.625 इंटू 3.165 डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आपका आ गया 23.14। तो VU का मान कितना आ गया 23.14। चलो रख दो मान, रखेंगे यहाँ 23.14 अपॉन में ये B का मान कितना आ गया, हाँ सॉरी B का मान हमारा 1000 ही लेके चलेंगे जो हमेशा, तो 1000 इंटू, और ये हमारा D हमारा है 165, तो यहाँ से टॉप का मान निकाल लो। अब ये देखो ये हमारा उसमें है किलो न्यूटन में, तो इसको बदल लो इंटू 1000 से मल्टीप्लाई। ये हमारा लोड कैसा किलो न्यूटन में आया है, जैसे ये सब किलो न्यूटन में था तो इसको मीटर में बदल लेंगे, मतलब न्यूटन में बदल लेंगे, इससे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, चलो तो वो अपॉन 14 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1000 इंटू 165। चलो बढ़िया,
यहाँ से हम टॉवी का मान आ गया 0.14। टॉवी का मान आ गया हमारा 0.14। अब देखो एक क्वेश्चन लगाने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ से हमने टॉवी निकाल लिया। अब हम निकालते थे टॉसी। टॉसी हमारा बी हमारा निकालते थे टॉसी। टॉसी ये हमारी वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करती थी। कौन कौन? डिपेंड अपॉन कौन कौन? फर्स्ट हमारा डिपेंड करता था कि हमारा ग्रेड कौन सा है, दूसरा हमारा डिपेंड करता था परसेंटेज ऑफ स्टील। उसके बाद हम वहां से जाते थे अपने ग्राफ से, वहां से वैल्यू ले आएंगे, ठीक। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारी कितनी थी? 25 एंड परसेंटेज ऑफ पीटी आप निकालेंगे तो 1000 इंटू AST बाई BD यही से निकालते थे ना। निकालेंगे जब तो ये वैल्यू आएगी 0.21%, ठीक। आप निकाल लीजिएगा 0.21%। मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, आप सॉल्व करेंगे इतना। तो यहां से जब आप चार्ट में जाएंगे उसके बाद इंटरपोलेशन लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं, फ्रॉम इंटरपोलेशन आप सभी लोग ट्राई कीजिएगा जाकर वहां चार्ट से, मैं पहले ये बता चुका हूं इसलिए स्किप कर रहा हूं ये। फ्रॉम इंटरपोलेशन टेबल 19 आपका है, वहां से आप देखेंगे तो आपका क्या ये टॉसी का मान जब आप सब चीज करके लाएंगे तो यहाँ टॉसी का मान डायरेक्ट निकल के आएगा 0.33। अब मैं निकाल नहीं रहा हूं क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पहले प्रीवियस लेक्चर में ये निकालना बता दिया है, ठीक। चलो अब यहां से आप देखेंगे टॉसी का मान, अगर यहां देखें, नाउ इट इज क्लियर टॉवी इज लेस देन टॉसी, है ना। यहाँ देखो टॉसी का मान इतना है और टॉवी का मान हमारा इतना है, तो ये हमारा क्या है? सेफ है, मतलब यहाँ कोई किसी प्रकार का सीयर नहीं आ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सीयर रेनफोर्समेंट, ठीक। यहाँ किसी भी प्रकार का हमें सीयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट स्टेप हमारा होता था डिटेलिंग करने, स्टेप नंबर 12, डिटेलिंग ऑफ स्लैब। अब इसीलिए मैंने एक लेक्चर इसके लिए लिया, देखो क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाता है। अब डिटेलिंग में क्या, आप एक स्लैब बनाइए, सब चीजें जो जो आप निकाली वही लिख दीजिए, इससे नहीं लिखेगा। देखो यहाँ एक मैं सिंपली सपोर्टेड स्लैब बना रहा हूं। ये आपका बन गया, देखो सिंपली सपोर्टेड स्लैब। अब यहाँ जो जो चीजें हमने निकाली वो दिखा दें, ठीक। एक हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं यहाँ पर मेन रेनफोर्समेंट और एक कर्टल रेनफोर्समेंट साथ। ये मेन रेनफोर्समेंट हो गया, ये यहीं से कर्टल एक प्रोवाइड कर, मतलब ये दूसरा है, ठीक। यहाँ से एक और कर्टल है, ऐसा मत सोचिएगा इसी को कर्टल कर दे रहा हूँ, सही से नहीं किया, ठीक। यहाँ से एक कर्टल रेनफोर्समेंट हो गया और ये सीधे इसके परपेंडिकुलर ऐसे प्रोवाइड करता हूँ, ये मेन रेनफोर्समेंट होता है, ठीक। जो डिप्लोमा से होंगे वो ड्राइंग को समझ रहे होंगे और अच्छे से, क्योंकि डिप्लोमा में इन सब की ड्राइंग बनवाई जाती है। ये आपका मेन, सॉरी ये डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट ग्रीन कलर से दिखा दिया। अब सब चीजें आपने निकाल ली, दिखा दो। यहाँ पर L0 की वैल्यू हमने कितनी, L0 तो हमें 3 मीटर दिया ही गया था। L इफेक्टिव की मान हमने निकाला था, कितना निकाला था? L इफेक्टिव 3 पॉइंट कुछ निकाला था, कितना था? 3.165 मीटर, 3.165 मीटर ये हमने L इफेक्टिव निकाला था। और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट है, ये हमारा मेन रेनफोर्समेंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट हमने कितना प्रोवाइड किया था? 10 mm फाई का प्रोवाइड किया था। और स्पेसिंग कितना निकाला था उसके लिए? 300 mm दोनों का आया था, 300 mm स्पेसिंग का। और ऐसे इसके लिए 20 mm मेन रेनफोर्समेंट 20 mm और इसके लिए स्पेसिंग हमने 300 mm प्रोवाइड किया था, ठीक। ऐसे आप डिटेलिंग भी कर सकते हैं, इसका भी दिखा सकते हैं। ये कितना था? 230 mm, शायद 230 ही था, कितना, हाँ 230 mm था, ठीक। तो यहाँ से सब चीजें
ओके होती है। तो काफ़ी क्वेश्चन लॉन्ग होता है, मैं समझाता हूँ तो टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग सॉल्व करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा 12 स्टेप है तो टाइम लग रहा है, ठीक। चलो, तो यहाँ से आपका 1 वे स्लैब की डिजाइनिंग खत्म होती है। कल स्टार्ट करेंगे अपना 2 वे स्लैब। और क्वेश्चन और भी है आपके क्वांटम में भी है, इससे इजी इजी है, ट्राई कीजिएगा सभी लोग। नहीं आएगा तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैंने बोला आप लोग मुझसे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, वहाँ मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ और आप मेरे नंबर पे क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन करके भेज दूंगा, ठीक। चलो मिलते हैं कल के वीडियो में आपके 2 वे स्लैब की डिजाइनिंग के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच।